साथियों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारी ये तीसरी क्लास है क्रिया के लिए। और क्रिया मैं कह रहा हूँ पूरी ग्रामर हम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं साथियों। और आप लोगों को जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है या कहीं से भी तैयारी कर रहा है और हिंदी में अगर ग्रामर आती है या फिर काव्य शास्त्र आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है साथियों। बस चैनल से जुड़िएगा और याद कीजिएगा, ये आज हमारी जो है क्रिया की कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है। तो इसको हम लोग क्रिया की तीसरी क्लास में हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने जो है क्रिया को रचना के आधार पर भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। और दूसरी क्रिया जो है हमने यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे इसका तीसरा लेसन, यानी कि क्रिया का आज तीसरा लेसन है, कहने का मतलब तीसरा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया को। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो यहां पर देखो दूसरे नंबर पर बात आती है कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। अब कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो मित्रों दो प्रकार से होते हैं। कितने भेद होते हैं इसके? दो भेद होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिया होती है वो होती है मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया। और इसी का ही दूसरा भेद होता है, वो होती है सहायक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है? सहायक क्रिया। इसी को हम लोग जो है रंजक क्रिया भी कह देते हैं। क्या? कौन सी क्रिया? रंजक क्रिया भी कह देते हैं। या इसी को ही हम लोग जो है काल बोधक क्रिया भी कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? काल बोधक क्रिया भी कह देते हैं। तो ये तीन नाम हैं इसके। तो याद रखना, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर, हमने रचना के आधार पर पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। तो सबसे पहले पहली क्रिया मुख्य क्रिया, दूसरी है सहायक क्रिया या रंजक क्रिया, जिसको काल बोधक क्रिया भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्रिया आती है, सबसे पहले वाली जो क्रिया है वो है मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया है? ये वाली क्रिया, मुख्य क्रिया को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। अब मुख्य क्रिया की सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अच्छे से पहले साथियों में हर चीज की आपको परिभाषा लिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या यहां पर नहीं हो। तो लिखिए परिभाषा मुख्य क्रिया की। वह क्रिया जिससे वह क्रिया जिससे प्रधान या मुख्य कार्य का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। वह क्रिया जिससे प्रधान या मुख्य कार्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। बहुत आसान सा काम है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्य क्रिया में वह क्रिया जिससे प्रधान या मुख्य कार्य का बोध होता है उसे ही क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। इसमें एक बात आप यहाँ पर एक चीज और नोट कर लीजिए। इसकी पहचान अब इसकी पहचान कैसे होती है ये चीज समझने वाली। इसकी पहचान यह है कि, लिख लीजिए आप लोग, यह है कि इसकी पहचान यह है कि इसमें ना जोड़कर इसकी पहचान यह है कि इसमें ना जोड़कर इसका सामान्य रूप बनाया जा सकता है। ना जोड़कर इसका सामान्य रूप बनाया जा सकता है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें ना जोड़ करके इसका सामान्य रूप बनाया जा सकता है। उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण भी इसका बता देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए, इसका उदाहरण भी आप लोग यहाँ पर देखिए। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है। लिखो, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहां पर देखो, तो एक बात याद रखना, ये तो क्रिया क्या हो गई, सहायक क्रिया में गिनेंगे इसको। इसको किस में गिनेंगे हम लोग, सहायक क्रिया में गिनेंगे। ये तो हो गई सहायक क्रिया, ठीक है। और ये रहा पढ़, पढ़ मतलब पढ़ना। अब इस पढ़ शब्द जो है ये क्रिया है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है, पढ़ना। अब इसमें ना जोड़ सकते हैं हम लोग, आसानी से ना जोड़ सकते हैं ना, तो ये मुख्य क्रिया का काम करेगी। यानी कि ऐसा शब्द यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया है, वह क्रिया जिससे प्रधान या मुख्य कार्य का बोध होता है। तो प्रधान कार्य क्या है, पढ़ना ही है। मुख्य कार्य क्या है, पढ़ना है। तो मुख्य कार्य का बोध यहाँ पर किससे हो रहा है, पढ़ शब्द से हो रहा है। तो पढ़ शब्द यहाँ पर एक मुख्य क्रिया का काम कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ना जोड़ सकते। लेकिन क्या इसमें ना जोड़ सकते, रहा। फिर है में ना जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते। इसका मतलब ये तो सहायक क्रिया हुई, और ये जो है इसमें हम लोग ना जोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए, मेरे को जहां तक लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं दूसरे उदाहरण पर, दूसरा उदाहरण आपका क्या कहता है, लिखो, वह खेलता था। वह खेलता था। अब मुझे बताओ, ता और था ये तो क्या हो गए, सहायक क्रिया हो गई, हुई नहीं हुई, ये तो सहायक क्रिया हो गई आपकी। लेकिन अगर खेल शब्द है, इसमें ना जुड़ सकता है, जुड़ सकता है, खेलना। और मुख्य काम भी यही हो रहा है, मुख्य कार्य भी यही हो रहा है, खेलने का ही तो काम हो रहा है, और इसमें ना भी जोड़ा जा सकता है। इसका मतलब यहां पर ये क्या हुई, मुख्य क्रिया हुई। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई समस्या इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गई होगी मुख्य क्रिया होती क्या है। हम लोगों ने जो है कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर हम लोग क्रिया के भेद देखे हैं, कौन कौन से, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। ये आज क्रिया की तीसरी क्लास है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, इससे डिटेल नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। आप जुड़िए, आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो गई। इसके बाद में दूसरा भेद आता है यहाँ पर क्रिया का, इसी क्रिया का दूसरा भेद है जिसको हम लोग कहते हैं सहायक क्रिया। मैंने आपको वैसे भी इन उदाहरणों में बता दिया है सहायक क्रिया क्या होती है। सहायक क्रिया जिसको हम लोग रंजक क्रिया भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रंजक क्रिया भी हम लोग कह देते हैं, या फिर इसका एक नाम और था काल बोधक क्रिया। ठीक है, इसका नाम एक और है काल बोधक क्रिया। ठीक है साथियों, कमेंट आना चाहिए आपका कि सर मजा आ गया, बहुत तगड़ा मैटर है और बहुत तगड़े से आप समझा रहे हो, मुझे भी खुशी मिलती है साथियों, और तो कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, चलिए अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, और परिभाषा कोई बड़ी बात नहीं है। लिखो, वह क्रिया जो कार्य की, वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति, वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता करती है। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया ता और था ये मुख्य क्रिया की सहायता कर रहे हैं, नहीं कर रहे, क्योंकि ये सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे, सहायक क्रिया या काल बोध। काल का पता भी इससे ही पड़ता है, यानी कि जो सहायक क्रिया होती है ना, उससे तो हमें टेंस का पता लगता है कि भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, और वर्तमान काल में भी भविष्य काल में भी जो भी उसके भेद होते हैं, ये सब किससे पता लगता है, हमें सहायक क्रिया से पता लगता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, वह क्रिया जो कार्य की समाप्ति में मुख्य क्रिया की सहायता करती है, वही क्या कहलाती है, वही सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक है, उसे ही सहायक क्रिया कहते हैं।
उसे ही क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें एक चीज और लिख लो आप यहां पर, इसकी पहचान यह है कि इसकी पहचान यह है कि इसमें ना, अब इसमें ना जोड़कर, उसको तो ना जोड़कर उसको समाप्त कर देते हैं, लेकिन इसमें ना जोड़कर इसका सामान्य रूप नहीं बनाया जा सकता। इसमें ना जोड़कर इसका सामान्य रूप नहीं बनाया जा सकता। इसका सामान्य रूप नहीं बनाया जा सकता। ये सिंपल सी बात है। मतलब जो मुख्य क्रिया होती है उसमें तो ना जोड़ करके हम लोग जो है उसमें ना आसानी से जुड़ जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, मूल क्रिया में आ जाती है, इसलिए उसको मुख्य क्रिया कह देते हैं। और लेकिन जो सहायक क्रिया होती है इसमें ना नहीं जोड़ा जा सकता, और ना जोड़ा ही नहीं जा सकता, तो इसका मतलब ये सहायक क्रिया है। दूसरी बात, ये इससे ही समाप्त होता है, यानी कि ये क्रिया जो है कार्य की समाप्ति का बोध कराती है। ये क्रिया क्या करती है, कार्य की समाप्ति का बोध कराती है या मुख्य क्रिया की सहायता करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम लोग एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उदाहरण जैसे मैंने आपको यहां पर बताया, देखो एक उदाहरण, वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब मुझे बताओ कि कार्य की समाप्ति किससे हो रही है, इससे हो रही है, पढ़ रहा है। अगर मैं इसमें ना जोड़ दूंगा तो ये तो आपकी क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। ये तो आपकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। लेकिन कार्य की समाप्ति तो इससे हो रही है ना, जिससे कार्य की समाप्ति होती है उसमें क्या होती है, सहायक क्रिया होती है। बस सिंपल सी बात है। और इसमें ना भी हम लोग नहीं जोड़ सकते। तो यहां तक। दूसरी बात, टेंस का पता यानी कि काल का पता भी सहायक क्रिया से लगता है। जैसे यहां पर वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन सा काल हो गया यहाँ पर, ये वर्तमान काल हो गया। बताओ हुआ नहीं हुआ, वर्तमान काल हो गया। इसी तरह से एक उदाहरण और ले लीजिए, यहां पर दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, वह पुस्तक पढ़ रहा था। अब बताओ यहां पर रहा था, वैसे भी भूतकाल का बोध करवा रहा है, और ये सहायक क्रिया है, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है, मुख्य क्रिया का जो है काम हो रहा है, यानी कि इसी से ही हमला, मतलब कह सकते हैं कि पूरा सेंटेंस इसी के ऊपर टिका हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। ठीक है, और ये पढ़ना इसमें ना जुड़ सकता है, इसका मतलब ये आपकी क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। बात समझ में आ गई होगी, यहां पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। ठीक है, बढ़े आगे। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए मित्रों, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आपको ये बता दिया है, कार्य की प्रवृत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से थे, कौन कौन से नहीं थे, ये हमने समझ लिए। अब अगला प्रकार आता है यहां पर क्रिया का तीसरा भेद, जिसे हम लोग देखते हैं, और तीसरे नंबर पर है वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद। चलिए लिखते हैं अब, वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद। चलो देखो, वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद। वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? तो वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद हम लोग देखेंगे। इसके कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो वाक्य की समाप्ति के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। उन सबको अच्छे से देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के जो भेद है, लिखो नंबर एक, समापक या समापिका क्रिया। समापक या समापिका क्रिया, समापक या समापिका क्रिया,
और एक यहां पर दूसरे नंबर पर इस पे आ जाएगी असमापक, असमापक या फिर असमापिका क्रिया, असमापक या असमापिका क्रिया। इसी तरह से फिर इसके समापक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं। इसके भी कितने भेद हो जाते हैं? इसके भी दो भेद हो जाते हैं। एक होती है पूर्ण समापिका क्रिया। साथियों इतना डिटेल से पढ़ा दूंगा ना कि आपको लगेगा कि यार कोई भी कंपटीशन आ जाए कहीं से पढ़ने की जरूरत है नहीं, इसके अलावा कहीं से कोई भी बुक लाने की जरूरत है नहीं, ये मेरा वादा है बस। ठीक है, पूर्ण समापिका क्रिया हो गई। इसी तरह से इसका दूसरा नंबर हो जाएगा अपूर्ण समापिका, अपूर्ण समापिका क्रिया। ठीक है, तो याद रखना वाक्य की समाप्ति के आधार पर, समापिका नाम ही वाक्य की समाप्ति की वजह से पड़ा है, समापिका यानी कि समाप्ति। तो याद रखना वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो गए? दो भेद होते हैं सबसे मेन बात, समापिका और असमापिका। ठीक है, असमापक भी बोल दो या असमापक भी या समापक बोल दो, एक ही बात है। इसके बाद में समापक क्रिया भी दो प्रकार की होती है, पूर्ण और अपूर्ण। ठीक है, देखते हैं अब यहां पर एक एक चीज, ये बना लेना डायग्राम अच्छे से। अब आगे पढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर बात आती है समापिका क्रिया की। तो नंबर एक है समापिका क्रिया या समापक क्रिया बोल दो, एक ही बात, समापक क्रिया। वाक्य के समाप्ति के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं समापक या समापिका क्रिया। इसकी परिभाषा देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है भाई? इसकी परिभाषा कहती है वह क्रिया जो वाक्य के अंत में, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में, वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आकर, अंत में आकर उसे समाप्त कर देती है, उसे समाप्त कर देती है। वह क्रिया जो वाक्य के अंत में आकर उसे क्या कर देती है? समाप्त कर देती है, उसे ही समापिका या समापक क्रिया कहते हैं। उसे ही समापिका या फिर समापक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण में यहां पर लिख रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। लिखो मोहन पढ़कर चला गया। मोहन पढ़कर चला गया। अब बताओ, क्रिया तो ये भी है और चला गया क्रिया ये भी है या नहीं है? तो जो सहायक क्रिया का काम कर रही है वही एक तरह से, देखो ये सहायक क्रिया का काम तो ये कर रही है, गया कर रहा है ना, लेकिन ये भी क्रिया है, ये भी क्रिया है और ये भी क्रिया है। लेकिन ये क्रिया होने पर भी इससे वाक्य का समापन नहीं हो रहा, वाक्य का समापन इससे हो रहा है। वाक्य का समापन जिससे हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? समापिका क्रिया बोल देंगे। तो यहां पर ही लिख दो समापिका क्रिया या समापक क्रिया, समापक क्रिया एक ही बात है। और इससे वाक्य का नहीं हो रहा है काम, पढ़कर चला गया यानी कि इससे वाक्य समाप्त नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा है तो ये क्या हो जाएगी? असमापक, असमापिका क्रिया कह देंगे इसको। बस मैंने दोनों क्रिया एक जगह पर ये बता दिया आपको, कोई समस्या ही नहीं है। चला गया यानी कि वाक्य समाप्त हो गया, पूर्ण हो गया तो पूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी। अगर ये समाप्त नहीं होता और पूर्ण नहीं होता तो अपूर्ण समापिका क्रिया हो जाती। यही समझ में आ गया ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसी काम को करते हैं। यहां पर अब दूसरा आता है साथियों समापक क्रिया के भेद। नंबर 2 समापक या समापिका, समापिका
क्रिया के भेद। वैसे तो मैंने आपको वही बता दिए थे, लेकिन यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं। कितने भेद हैं इसके? दो भेद हैं भाई। एक भेद तो आपका क्या था? पूर्ण समापिका क्रिया, और दूसरा भेद था आपका अपूर्ण समापिका क्रिया। अपूर्ण समापिका क्रिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे पूर्ण समापिका क्रिया। सबसे पहले क्या देखेंगे? पूर्ण समापिका क्रिया। पूर्ण समापिका क्रिया। पूर्ण समापिका क्रिया मैंने आपको वही बता दिया था। वाक्य अगर पूर्ण हो रहा है समापन करने वाली क्रिया से, अगर वाक्य पूर्ण हो रहा है तो वहां पर पूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी। और वाक्य अगर जो समाप्त कर रही है क्रिया, अगर वाक्य वहां पूर्ण नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी? अपूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहां पर इसकी परिभाषा क्या होगी? किसकी? पूर्ण समापिका क्रिया की परिभाषा आप लोग को लिखा रहा हूं, लिखो यहां पर। यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया से समाप्त होता है तो सहायक क्रिया से समाप्त होता है तो उस वाक्य में पूर्ण समापिका क्रिया मानी जाती है। अगर कोई वाक्य सहायक क्रिया से समाप्त हो रहा है तो उस वाक्य में हम क्या मानेंगे? पूर्ण समापिका क्रिया मानेंगे। यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब इसका एक उदाहरण हम लोग यहां पर देख लेते हैं। उदाहरण क्या होता है उससे समझ में आ जाएगी सारी चीजें। उदाहरण लिखो इसका। बहुत प्यारा सा उदाहरण है जो मैंने अभी आपको लिखाया था। मोहन ने पुस्तक पढ़ रहा है, ऐसे लिखो। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये सहायक क्रिया से समाप्त हो रहा है, इसका मतलब इसमें कौन हो जाएगी? समापिका क्रिया। और समापिका क्रिया में भी कौन सा हो जाएगा? पूर्ण समापिका क्रिया। पूर्ण समापिका क्रिया इसको कह रही है, क्योंकि ये पूर्ण हो गया। अब जिसमें अगर सहायक क्रिया नहीं जुड़ी हुई हो तो वह अपूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई दोहराई है ही नहीं। लेकिन यहां पर एक बात लिख लो, टिप्पणी लिख लो, टिप्पणी जिसको कहते हैं, टिप्पणी लिख लो। यहां पर लिख लो टिप्पणी लिखो। क्योंकि सहायक क्रिया वाक्य को पूर्णतया समाप्त कर देती हैं। उसमें अर्थात वाक्य में और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है साथियों, और इससे ज्यादा डिटेल से मैं दावा करता हूं अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा हो तो। लेकिन विश्वास आपको करना है, आपको एक भी टॉपिक यहां से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी है मेरी। अगर आपने ढंग से समझ लिया तो बस आप विश्वास बना के पढ़ते रहिए। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। वाक्य समाप्त हो गया तो पूर्ण समापिका क्रिया को हम लोग यहां पर कह देंगे। अब आगे देखते हैं। यहां पर अगली क्रिया आती है अपूर्ण समापिका क्रिया। अगली क्रिया कौन सी? नंबर 2 पर अपूर्ण
समापिका क्रिया के दो भेद थे, हम लोगों ने देखा था। अपूर्ण समापिका क्रिया या समापक क्रिया भी इसको कह देते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं यहां पर। इसके पीछे जोड़ने की जरूरत पड़ती है, यानी कि सहायक क्रिया भी आएगी लेकिन पीछे जोड़ने की जरूरत पड़ सकती है, जुड़ सकता है कोई ना कोई शब्द, तो ये अपूर्ण समापिका क्रिया मानी जाती है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है भाई। चलो लिखो, यदि कोई वाक्य में मुख्य क्रिया, यदि कोई वाक्य मुख्य क्रिया से समाप्त होता है, मुख्य क्रिया से समाप्त होता है, तो उस वाक्य में अपूर्ण सहायक क्रिया मानी जाती है। अपूर्ण सहायक क्रिया मानी जाती है, मतलब वो ये कह रहा है कि मुख्य क्रिया से समाप्त हो रहा है तो अपूर्ण सहायक क्रिया है ना, क्योंकि उसके पीछे सहायक क्रिया जुड़ सकती है, इसलिए वो अपूर्ण समापिका हो जाएगा, क्योंकि वो समाप्त नहीं हो रहा है पूर्ण रूप से, मुख्य क्रिया से समाप्त हो रहा है और वो सहायक क्रिया से समाप्त हो रहा है, तो सहायक क्रिया से समाप्त होने वाला तो क्या हो गया, पूर्ण समापिका हो गई। लेकिन जो मुख्य क्रिया से समाप्त हो रहा है तो वह अपूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी वहां पर। वो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, इसको समझना, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो ही याद होगा। आप सोचो ग्रामर को हम लोग एक बार पढ़ के कर ले पूरा काम, तो ऐसा नहीं हो सकता। ग्रामर को एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, आपको बार बार वीडियो देखने पड़ेंगे, बार बार वीडियो को पढ़िए, बार बार वीडियो से समझिए, नोट्स लिखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होगी। ठीक है, यहां तक बात आ गई। क्योंकि इसमें आगे लिखो, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद वही चीज जो मैंने बोली है, सहायक क्रिया और जोड़ दी जाती है। बाद सहायक क्रिया को और जोड़ सकते हैं, सहायक क्रिया को और जोड़ सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। एक उदाहरण से समझते हैं, यहाँ पर बहुत सिंपल सा उदाहरण आप लोगों को ले रहा हूं मैं, बहुत सिंपल सा उदाहरण है भाई। चलो देखो, एक सिंपल सा उदाहरण है, वह चला गया। अब यहां पर एक बात बताओ, वह चला गया, इसके पीछे कुछ और जुड़ सकता है, अभी जुड़ सकता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वह चला गया, यह हो जाएगी आपकी अपूर्ण, क्या हो जाएगी, अपूर्ण समापिका या समापक क्रिया, क्योंकि यहां पर अभी और जोड़ा जा सकता है, इसमें और जोड़ा जा सकता है। देखो इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, वह चला गया है, वह चला गया है, इसमें है जोड़ सकते हैं अभी हम, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें और जोड़ सकते हैं अभी कोई ना कोई शब्द हम लोग, सहायक क्रिया इसमें जुड़ सकती है, इसका मतलब यह अपूर्ण समापिका क्रिया होगी। यहां तक कोई समस्या मुझे नहीं लगती आपको होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहां तक। बढ़े आगे, तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पर। अब आता है आपका यहां पर असमापिका क्रिया, दूसरे नंबर दूसरी क्रिया थी ना, असमापिका क्रिया। असमापिका क्रिया देखो, असमापिका क्रिया, असमापिका क्रिया, अब समझ में आ जाएगी असमापिका क्रिया होती क्या है। इसकी परिभाषा, असमापिका क्रिया की परिभाषा लिखो, वह क्रिया जो वाक्य के मध्य आती है, मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था, वाक्य के मध्य आती है, उसे समाप्त नहीं करती, वाक्य के मध्य आती है और उसे मतलब वाक्य को समाप्त नहीं करती,
वाक्य को समाप्त नहीं करती है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझा दी थी ये बात, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं असमापिका, यानी कि वाक्य समाप्त नहीं होता है, इसलिए असमापिका होगी। वह क्रिया जो वाक्य के मध्य आती है और उसे उसे मतलब वाक्य को समाप्त नहीं करती है, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। उसे असमापिका क्रिया कहते हैं, उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। चलिए अब यहां पर इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं असमापिका क्रिया का। उदाहरण क्या है समझ में आ जाएगा, सब कुछ उदाहरण से सब समझ में आ जाता है। वह खेल कर चला गया। अब वह खेल कर चला गया, अगर मैं यहां पर है जोड़ देता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पर क्या जोड़ दिया, वह खेल कर चला गया है, तो ये क्रिया क्या हो गई, खेल कर। अब इससे समाप्त नहीं हो रहा ना, तो ये क्रिया हो जाएगी आपकी असमापिका क्रिया हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में चला गया है, और ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी आपकी समापिका क्रिया। समापिका क्रिया, क्योंकि इससे वाक्य क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और यही आपकी क्या हो जाएगी, पूर्ण समापिका क्रिया भी इसको हम लोग कह देंगे। पूर्ण समापिका क्रिया भी हम लोग इसको कह देंगे। तो यहां तक कोई समाप्त, मुझे लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से इसका हम लोग दूसरा उदाहरण भी ले लेते हैं। यहां पर इसी का दूसरा उदाहरण देखो, वह खेल कर चला गया, वह पढ़कर सो गया है। ये लो, तो पढ़कर बीच में आया, इसका मतलब ये असमापिका क्रिया, और सो गया है तो पूर्ण समापिका यानी कि समापिक क्रिया भी होगी, क्योंकि उसके पीछे है भी जुड़ गया है। अगर है नहीं होता तो फिर यहां पर क्या हो जाता, समापिका क्रिया होती, लेकिन है जुड़ गया तो फिर पूर्ण समापिका क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर वाक्य की समाप्ति के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े, सारे के सारे भेद मैंने आपको समझा दिए। तो एक एक भेद हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है, और अगला जो वीडियो होगा वो क्रिया का यहाँ पर चौथे प्रकार का होगा, कर्म के आधार पर। अब तक हमने पढ़ा है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद है, कर्म के आधार पर जो हमें क्रिया पढ़नी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहां से एक न एक प्रश्न जरूर आता है। ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन कर्म के आधार पर जो क्रिया का भेद हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होगा साथियों। तो साथियों आपको शायद अच्छा लगा होगा, आप इसे स्पीड के साथ भी जो है ना पढ़ सकते हैं। देखो मैं जब पढ़ाता हूं तो धीरे धीरे मुझे समझाना पड़ता है, ठीक है। और मित्रों में ऐसे हवा में तीर नहीं मारता है, मैं खुद पहले नोट्स बनाता हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से नोट्स बनाता हूं, और उसके बाद में मैं देखता हूं कि अब यहां से मैटर कहीं भी कोई भी बाहर नहीं जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को परोसता हूं। तो ठीक है मित्रों, प्यार इसी तरह बनाए रखें, चाहे रीट हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कहीं से भी ग्रामर आ जाए, इससे बाहर ग्रामर नहीं जाएगी। इसलिए चैनल से जरूर जुड़ना साथियों, और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना यार। एक इसमें वो हाइप वाला भी आता है नीचे, वो हाइप जो है ना जरूर दिया करो, ठीक है। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।